स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे आज, लेकिन पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं ताकि कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ट हो जाए और चैप्टर की बेसिक थीम आपको समझ आ जाए कि ये चैप्टर जो है वो किस कॉन्सेप्ट पर है। चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस। ठीक है, अब वेक्टर या स्केलर ये दो कॉन्सेप्ट आप फिज़िक्स में ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं इसको। ठीक है, लेकिन अब इसको मैथमेटिक्स में आप कैसे देखेंगे, तो आज का हमारा जो फोकस है वो इसी चीज़ पर है। तो पहले तो आप ये समझिए कि ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन है, इसे क्या मतलब, इसमें क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा। द रिलेशनशिप ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड वेक्टर मेथड्स, फॉर्म्स, यानी दो चीज़ें मिलकर आपको, यानी क्या चीज़ इसमें अंडरस्टैंड करनी है कि हमारे पास जो कैलकुलस है, कैलकुलस हम किसे कहते हैं, डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन प्लस वेक्टर मेथड, यानी जो वेक्टर मेथड आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, वेक्टर मेथड, ये इक्वल है यानी वेक्टर कैलकुलस बन जाएगी। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। कैलकुलस में हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं चैप्टर, वो है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, प्लस वेक्टर जो आप फर्स्ट ईयर में या इससे पहले फर्स्ट ईयर मैथ में वेक्टर्स का आपने चैप्टर पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। अब हम पहली जो चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं वो है कि स्केलर फंक्शन क्या है। हर वो फंक्शन जो एक सिंगल इनपुट पर, ठीक है, यानी वो सिंगल आउटपुट दे रहा है, वो स्केलर फंक्शन है आपके पास। यानी अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ रूल विच ऑपरेट्स ऑन एन इनपुट एक्स, यानी एक्स पर, यानी जो आप इनपुट देते हैं उस पर वो ऑपरेट करता है। ठीक है, एंड प्रोड्यूस ऑलवेज जस्ट अ सिंगल स्केलर आउटपुट वाई, यानी कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लाइक एक फंक्शन है, उसमें आप x की वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, ये हम पहले भी फंक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और आप उसको डोमेन देते हैं, यानी डोमेन यानी x की वैल्यू इनपुट पे देते हैं, तो आपको एक सिंगल वैल्यू y यानी रेंज मिल जाती है। ठीक है, ऐसा फंक्शन स्केलर फंक्शन कहलाता है। अब आप इसको एग्जाम्पल में देखिए, अगर हमारे पास एक फंक्शन लाइक सी ऑफ एक्स है और ये फंक्शन हमारे पास है 2x प्लस 2, और अगर आप इसको x की वैल्यू 1 एज डोमेन पुट करते हैं तो c की देखें एग्जैक्ट 1 वैल्यू आपको मिलेगी, यानी 2 इंटू 1 प्लस 2, तो ये देखेंगे आपके पास क्या बन जाएगी 4। यानी जब आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यानी यहाँ पर आपके पास जो c है एक फंक्शन, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 4 आ जाती है। ठीक है, इसी तरह आप 2 पुट करेंगे तो एक अनदर वैल्यू आ जाएगी। तो ये सिंगल फंक्शन कहलाते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्केलर, यानी ऐसे तमाम फंक्शन को जिसमें एक आप वैल्यू पुट करें और आपके पास एक ही आउटपुट आ रही हो, तो ये कहलाते हैं स्केलर फंक्शंस, और इनको सिंगल वेरिएबल भी कहा जाता है। ठीक है, ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन भी कहलाते हैं, सिंगल वेरिएबल फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, ये इसकी मैंने एक एग्जांपल डिस्कस की है। अगर अब इसी तरह इसकी हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लें, यानी ये एग्जांपल नंबर हमने 1 डिस्कस की है, अब हम इसकी एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लाइक वो एरिया का फंक्शन है x, y इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ देखें 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो ये स्केलर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल कहलाता है। यहाँ अगर हम x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू को 2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास देखें जब आप इनको पुट करेंगे a यानी 1, 2, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 है, तो 2 1 2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है तो स्क्वायर यूनिट आप साथ लिखेंगे। ये भी आपके पास स्केलर फंक्शन है, ठीक है, लेकिन ये स्केलर फंक्शन है स्केलर फंक्शन ऑफ
टू वेरिएबल्स, यहां आपने दो वेरिएबल्स को यूज किया है। ठीक है, ये एक इसका कॉन्सेप्ट है। अब इस तरह आपको ये समझ आ गया कि एक सिंगल वेरिएबल भी फंक्शन होंगे और डबल भी होंगे। जब आपने, अब देखिए, जब आप x और y एरिया में आपने x और y की वैल्यू को पुट किया तो दो इनपुट आपने बेसिकली पुट की ना। यानी इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा बाय डायग्राम भी देख लें कि आपने एरिया के फंक्शन में x, y में आपने एक x की वैल्यू को पुट किया 1 और एक y की वैल्यू को पुट किया 2, तो आपके पास जो आउटपुट आई है वो जस्ट एरिया आई है, सिंगल। यानी दो इनपुट पर भी आउटपुट आपके पास एक ही है। तो ये चीज़ कहलाती है स्केलर फंक्शंस में। ठीक है, स्केलर फंक्शन की मेन डेफिनेशन बार बार मैं इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये जहन में रखें। अच्छा, इसी तरह अब आपके पास जो है, हम अब नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। इसको डबल वेरिएबल भी कहते हैं और टू वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी चीज़ को हम स्केलर का इसका एक और नाम भी है। यानी जब आप एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ करते हैं तो अब हम इसको कहते हैं स्केलर मल्टीवेरिएट फंक्शन भी कहलाते हैं। ठीक है, तो यानी ये चीज़ आपके पास स्केलर मल्टी वेरिएट फंक्शंस, ये इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये भी इसका एक नाम है जो यहाँ यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद इसके एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि अब हम वेक्टर फंक्शंस किसे कहते हैं। ठीक है, यानी अब हमें डिस्कस करना है वेक्टर फंक्शंस को। पहले तो हमने स्केलर को अंडरस्टैंड किया, अब हम वेक्टर फंक्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं कि वेक्टर फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अब देखें, एक तो कॉन्सेप्ट आप इसका पहले पढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि वो फंक्शन में ये होता है कि आप वेक्टर फंक्शन जो है वो आप उसको लिखते हैं। अगर मैं आपको जर्नली फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंगली बताऊं, एक वेक्टर v है तो हम उसको कैसे लिखा करते थे, x i प्लस y j प्लस z k। तो यहाँ i हो गया, j हो गया, k हो गया, ये सब आपके पास क्या थे, इन सब को आप यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं। ठीक है, जिनकी वैल्यू 1 होती है, ये यूनिट वेक्टर्स थे। लेकिन जो मैंने ये फंक्शन, ये जो वेक्टर लिखा है, इसे 3D कहा जाता है, यानी 3 डायमेंशनल। और अगर इसी वेक्टर को मैं इस तरह लिखूं, xi प्लस yj, ठीक है, अब इसमें k हम z को नहीं इंक्लूड करते, तो ये वेक्टर कहलाता है 2D। यानी अब यहाँ आप जब सिंगल इनपुट पुट करेंगे तो या तो आपको 2D आउटपुट मिलेगा या आपको 3D आउटपुट मिलेगा। तो ये डेफिनेशन है वेक्टर फंक्शंस की। ठीक है, तो यानी वेक्टर फंक्शन में आप इसको एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं कि अ वेक्टर फंक्शन f, जैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं f इक्वल टू, ठीक है, f ऑफ t या फिर g ऑफ t और फिर h ऑफ t। ठीक है, यानी उसको हम, ये हमने 3D वेक्टर की जनरल फॉर्म लिखी है, इज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। यानी अभी हम वन वेरिएबल की ही बात करेंगे कि इसका वेरिएबल जो है वो 1 है, कोई एक वेरिएबल दैट हैज ओनली 1 इनपुट, यानी एक ही इनपुट है लेकिन उस पर आपको आउटपुट 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल मिलेगी इनपुट वैल्यू। ठीक है, द आउटपुट यानी जो आउटपुट है, वैल्यूज आर इन 2 and 3 डायमेंशनल। ये आपका बेसिक फ़र्क है जो आपको स्केलर
और वेक्टर में आपको समझ आना चाहिए डायमेंशनल, यानी वहाँ पर आपके पास एक इनपुट है या दो इनपुट हैं, उनका आंसर एक स्केलर नंबर आता है, और यहाँ एक इनपुट पे या तो आपको 2 डायमेंशनल आंसर मिलता है या आपको 3 डायमेंशनल आंसर मिलता है, ठीक है। अब ये हम यूज़ कहाँ करते हैं, ये बेसिकली वेक्टर स्पेस में यूज़ करते हैं। ये जो वेक्टर फंक्शंस हैं इनको हम यूज़ कहाँ करते हैं, यानी ये भी आपको याद रहनी चाहिए बात कि इसका जो यूज़ है, यानी वेक्टर फंक्शंस are used to study कर्व्स, यानी जो कर्व्स आपके पास बनते हैं, यानी उसमें पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, ठीक है, सर्किल हो सकता है, कर्व्स इन द प्लेन एंड स्पेस, जो स्पेस को स्टडी किया जाता है, ठीक है, जहां आप मल्टी डायमेंशनल काम करते हैं वहां ये वेक्टर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका मैंने बता दिया, दोबारा इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक दफ़ा देख लें कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे होते हैं। यानी हमारे पास एक वेक्टर है एफ ऑफ टी, तो इसको लिखने का जनरल तरीका क्या है आपके पास, यानी f1t और i, इसी तरह प्लस f2t और j, ये ऐसे लिखा जाता है, जिसको हम नॉर्मल और करके ना, मैं आपको ज़रा सिंपल वे में जब बता रहा था, जैसे कोई वेक्टर f है तो उसको हम लिखते थे xi प्लस yj, ठीक है, इस तरह लिखते थे। अब ज़रा उसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं f1t और f2t, यानी t की कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, वो लिखी इसी तरह जाएंगी। अगर इसी तरह इसको 3 डायमेंशनल आपने लिखना होगा तो f ऑफ t इक्वल टू f1t i प्लस f2t j और प्लस f3t k, ये 3 डायमेंशनल हमने इसको लिख लिया, ठीक है। यानी इसको 2 स्पेसिस भी कहते हैं और 3 स्पेसिस भी कहते हैं रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट आपको मतलब क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अगर हम इसके कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, यानी मैं एग्जांपल से ही इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। यानी हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड, हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन गिवन है फोर्स f, उसको हमने π/2 पे इवेल्युएट करना है, एंड वेक्टर फंक्शन को हमने पाई पे इवेल्युएट करना है इफ़, अगर हमारे पास वेक्टर फंक्शन f जो है वो गिवन है sin t i और प्लस cos t j, ठीक है। अब हम इसमें ये वैल्यूज़ पुट करके इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, तो हमारे पास इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सॉल्यूशन में हम पहले π/2 के लिए अपने फंक्शन को सॉल्व करते हैं, तो हम इसमें क्या पुट कर देंगे, साइन t की जगह पे आ जाएगा π/2 और i एज इट इज़, और यहाँ पे cos π/2 और j एज इट इज़। अब आपको पता है कि साइन 90 क्या हो जाता है 1, तो 1 इंटू आई, cos 90 होता है 0, तो 0 इंटू जे, तो यहाँ आपके पास सिर्फ आई आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये इवेल्युएट करने का मेथड है सिर्फ। अच्छा, इसी तरह आप इसको, यानी ये f आपके पास π/2 पे इसकी वैल्यू आ गई, एंड अगर आप इसी को f वेक्टर को पाई पे इवेल्युएट करते हैं तो साइन पाई आई एज इट इज़ प्लस कॉस पाई और j एज इट इज़। साइन 180 जो है वो 0 होता है, तो 0 इंटू आई प्लस कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो -1 j, तो यहाँ आपके पास -j इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह इसको वैल्यूज़ गिवन होंगी, तो आपने इसको इवेल्युएट करना होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है इसका एक जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो डोमेन और रेंज है।
तो डोमेन और रेंज आपको पता है कि क्वेश्चन की डोमेन, और डोमेन का मतलब होता है कि उसकी ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, यानी जो उसकी वैल्यूज़ आप इनपुट के तौर पे ले सकते हैं, यानी जो पॉसिबल है, यानी जहाँ फंक्शन आपका अनडिफाइन ना हो रहा हो। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि इसमें डोमेन एंड रेंज आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। डोमेन एंड रेंज, ये कॉन्सेप्ट इसमें कैसे वर्क करेगा, जो आप प्रीवियसली चैप्टर पर भी देख चुके हैं। तो डोमेन का मतलब आपको पता है, मैं दोबारा यहाँ इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डोमेन क्या रहेगी आपके पास, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सेट ऑफ ऑल टी वैल्यूज़ का मतलब वही इनपुट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, टी वैल्यूज़ यूज्ड एज इनपुट। ठीक है, इनपुट पे यूज़ की जाएंगी और वेक्टर फंक्शन यानी एफ ऑफ टी में आप पुट करेंगे, इज कॉल्ड डोमेन। ये आपके पास डोमेन कहलाएगा। ठीक है, और जब हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज में भी आउटपुट की वैल्यूज़ आ जाती हैं सारी। तो रेंज में हमारे पास क्या आ जाएगा कि सेट ऑफ एफ ऑफ टी, यानी जो आपके पास आंसर आए हुए होंगे एफ ऑफ टी के वैल्यूज़, दैट द वेक्टर फंक्शन ठीक है, वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी जो आपके पास है टेक्स एज टी वेरीज, यानी जब आप टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे जैसे वो चेंज होगी वैसे वैसे एफ ऑफ टी के आंसर चेंज होंगे, तो इसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जब कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे, तो अब आप देखें एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं हम। हमारे पास एग्जाम्पल में है कि हम डोमेन और रेंज को इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल पे अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी इक्वल टू 2t i -3t j और प्लस का t इनवर्स k। ठीक है, ये एक हमारे पास फंक्शन गिवन है। हमें इसकी डोमेन एंड रेंज, ये दोनों चीज़ें हमें बतानी हैं। डोमेन एंड रेंज को हमने एक्सप्लेन करना है। तो डोमेन और रेंज इसकी कैसे एक्सप्लेन होगी कि हम यहाँ पर वेक्टर को तीनों को यानी अलग अलग स्पेस में देखेंगे। यानी हमारे पास देखिए, मैं आपको इसको बहुत इजी स्टेप्स में बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास f1t क्या था, ठीक है, ये हमारे पास है 2t, ये जो पहला वाला है। फिर ये है माइनस का 3t, यानी f2t इक्वल टू हो जाएगा -3t। और इसी तरह हमारे पास f3t हमारे पास क्या है, t इनवर्स, जिसको आप 1/t लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप देखें, यहाँ इस तरह भी समझ लें कि ये मैंने अगर जर्नल फॉर्म लिखूँ f ऑफ t इक्वल टू, तो ये कहलाता है f1ti, ये जर्नल फॉर्म है इसकी, प्लस f2tj प्लस f3tk। ठीक है, ये जर्नल फॉर्म है, इसलिए मैंने उनको इक्वेट करा लिया। अब आपको ये तीनों को अलग अलग देखना है। देखें, यहाँ पर आप ऑल वैल्यूज़ ऑफ टी पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ऑल वैल्यूज़ ऑफ टी पुट की जा सकती हैं। सिमिलरली इधर भी ऑल वैल्यूज़ ऑफ टी पुट की जा सकती है, यानी ऑल रियल नंबर, आप ये भी लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर। यानी इन दोनों केसेस के लिए ऑल रियल नंबर आप एज इनपुट यूज़ कर सकते हैं। ऑल रियल नंबर्स एज इनपुट यूज़ किए जा सकते हैं।
हमारा फंक्शन इनडेफिनेट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो थर्ड वाला है 1/t, वहाँ आप 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करने से आपको क्या मिलेगा कि वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यानी उसके लिए आप 0 पुट नहीं कर सकते। तो इससे आपको ये अंडरस्टैंड होता है कि आपके फंक्शन में पहले दो में तो कोई कंडीशन नहीं थी ऐसी, लेकिन जो थर्ड f3t था वो क्योंकि 1/t है, तो 1/t में आप 0 को पुट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि डोमेन इसकी क्या बनती है, यानी यहाँ पर आप t नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ 0 पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ इसकी डोमेन आपके पास बन जाएगी डोमेन ऑफ f ऑफ t, यानी जो ये वेक्टर फंक्शन है इसकी डोमेन क्या रहेगी कि ऑल रियल नंबर रहेंगे एक्सेप्ट देन 0, आप 0 पुट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, यानी डोमेन फाइंड आउट करते वक्त हम इसको अलग अलग वैल्यूज़ को देखेंगे कि हम उसमें क्या चीज़ पुट नहीं कर सकते। अच्छा, इसी तरह एक और फंक्शन है हमारे पास, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ एज एग्जाम्पल। एक और फंक्शन है, एग्जाम्पल में हमारे पास ये फंक्शन आ रहा है f ऑफ t इक्वल टू sin t i प्लस 1 माइनस t j और प्लस ln t k, ठीक है। ये दोबारा आप उसको उसी तरह एक्सप्लेन करेंगे कि इसके नीचे आप जर्नल फंक्शन लिख लें अपना, कि f ऑफ t जो हमारा जर्नल फंक्शन है लिखने का जो पैटर्न है वो है f1t i प्लस f2t j प्लस f3t k। अब आपको यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास f1t क्या है, sin t है, ठीक है। तो sin t में आपने अब t क्या पुट करना है, इसको अलग से अंडरस्टैंड करना है। f2t पर आपके पास 1 माइनस t है, यहाँ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कोई। f3t जो है वो हमारे पास ln t है। तो अब आप इनको अलग अलग अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे sin t है तो देखें sin t में आपके पास ऑल वैल्यूज़ ऑफ t पुट हो सकती हैं, ऑल वैल्यूज़ ऑफ t आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी तमाम एंगल्स पे साइन कोई ना कोई वैल्यू देगा। अच्छा, नेक्स्ट 1 माइनस टी पर भी आपके पास ऑल वैल्यूज़ ऑफ t यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन जब ln t है तो ये 0 से ग्रेटर वैल्यूज़ पे काम करता है, ठीक है। 0 से लेस देन वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज़ पे वर्क नहीं करेगा, और ln 1 भी 0 होता है। तो यानी दो तरह की रिस्ट्रिक्शंस आप समझ लें आपके पास आ जाएंगी कि एक तो आप इस फंक्शन में जो ln का फंक्शन है ये डिफ़ाइन तब होगा जब आप, यानी ये फंक्शन डिफ़ाइन तब होगा जब आप t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ इसकी डोमेन ग्रेटर देन 0 होगी, और एक आप इसमें रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि वो 1 पे 0 वैल्यू दे रहा होता है, तो t नॉट इक्वल टू 1, यानी ये दो रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके पास। तो अब आप इसकी डोमेन को कैसे लिख सकते हैं कि इसमें ऑल वैल्यूज़ रहेंगी लेकिन t जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आपको समझना था, तो होपफुली कि यहाँ ये क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, इसी तरह अब आप इसके जो क्वेश्चंस हैं हम उसकी तरफ भी जाके देखते हैं कि इनमें मेन क्या कॉन्सेप्ट है। देखें, एक्सरसाइज जो 5.1 है, अच्छा पहले हम इसकी डोमेन को लिख लेते हैं कि इसकी डोमेन हमारे पास क्या बनेगी कि डोमेन इक्वल टू ऑल रियल वैल्यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। और एक्सेप्ट देन, यानी हमारे पास क्या रिस्ट्रिक्शन क्या आ रही है कि 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो हम इसकी रिस्ट्रिक्शन को कैसे लिखेंगे कि एंड, यानी यहाँ इसका सिंबल बन जाता है एंड, और t जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 एंड t नॉट इक्वल टू 1,
इस तरह हम